पंचायत अध्यक्ष की जंग के बाद अब यूपी के 75 जिलों की 825 ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर घमासान मचा हुआ है। सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है, लेकिन करीब 350 सीटों पर तस्वीर पहले ही साफ हो गई है। भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर एक बड़ी बढ़त बना ली। अब 10 जुलाई को करीब 475 सीटों पर मुकाबला होगा और तब पता चलेगा कि ब्लॉक का बाजीगर कौन है। दो 2022 के दंगल का सबसे बड़ा ट्रेलर। यूपी में बीडीसी चुनाव, बड़ा तनाव। सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर। ब्लॉक प्रमुख की महाजंग का बाजीगर कौन? निर्विरोध जीत के लिए यूपी में महाभारत। चुनाव यूपी के ब्लॉक प्रमुख का है, लेकिन सियासी पारा पूरे देश का गर्म है। हर किसी की नजर एक बार फिर यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर आकर टिक गई है, क्योंकि इस चुनाव में जो बवाल कट रहा उसने देश की राजनीति को गर्म कर दिया। ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं सपा के पास 22 की जंग में जीत के साथ उतरने का यह आखिरी मौका है। हालांकि सपा जीतेगी इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही, क्योंकि भाजपा ने मतदान से पहले ही करीब 40% ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर बड़ी बढ़त बना ली है। मतलब नतीजों से पहले करीब 350 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है, जिनमें से 300 से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय दिख रही। इसके अलावा करीब 1.5 दर्जन सीटों पर सपा और करीब इतनी ही सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत होती नजर आ रही। अब 10 जुलाई को सिर्फ 476 सीटों पर मतदान होगा। मतलब निर्विरोध जीत की जो कहानी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से शुरू हुई, वो ब्लॉक प्रमुख तक आते आते और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि यूपी में ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई में निर्विरोध जीत का इतिहास कोई नया नहीं है। यहाँ जिसकी सरकार उसकी जयकार वाली रीत रही है, क्योंकि 2016 में जब सपा की सरकार थी तब 385 सीटों पर निर्विरोध जीत हुई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा सीटों पर सपा का ही कब्जा था। लेकिन इस बार जिन सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ उनमें ज्यादातर पर मंत्रियों, विधायकों और बड़े दलों के पदाधिकारियों के परिवारजनों का दबदबा रहा। लेकिन इस बार ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई में जो हिंसा और बवाल हुआ उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि जब छोटे से चुनाव में इतना तनाव है तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि इस चुनाव के 6 महीने बाद सीधे विधानसभा चुनाव होंगे। तब सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर होगी, जिसके लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल मैदान में होंगे। और तब फरवरी की सर्दी में जुलाई वाली तपिश भी महसूस होगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। ब्लॉक प्रमुख का बाजीगर बनने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन नामांकन को लेकर जो घमासान हुआ और हिंसा और बवाल मचा, उसने सूबे की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। क्योंकि जहां अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिग्गज इस लड़ाई को 2022 की जंग के ट्रेलर के रूप में देख रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की वोटिंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासी लू चलने लगी है। पारा इतना चढ़ गया है जैसे लग रहा है कि ये ब्लॉक लेवल का नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव का आर पार का मुकाबला हो। इसलिए इसे 2022 के महासंग्राम का सबसे तूफानी ट्रेलर कहा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से सपा और बसपा दोनों ही योगी सरकार पर हमलावर हैं।
आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा ने हर जगह अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने की कोशिश की और इसके लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं किया। सरकार की तरफ से इसका जवाब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया। लखीमपुर में एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। कन्नौज में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एबीपी के चैनल के पत्रकार को अपमानित किया, पीटा। कई बार रहे स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपमानित करने का काम किया है। ये जो अपमान हो रहा है और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कोई भी होगा, किसी भी दल से संबंधित होगा और दोषी पाया गया तो बख्शा नहीं जा सकता। इस सरकार में सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान कठोर कार्रवाई ये सरकार सुनिश्चित करेगी। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि ये सब सीधे मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसे सपा की हार की बौखलाहट करार दिया है। अपनी हार को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारे पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार जनता के साथ और जो चुने हुए हैं सदस्य उनके साथ किया है। ये केवल परसेप्शन बिल्डिंग है कि अगर सदस्य नहीं जीत पाए हैं तो हम अध्यक्ष कैसे जीत जाएं। एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बाहर क्रिएट करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख और सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सदस्य, सबसे ज़्यादा बीडीसी अगर जनता ने किसी की पार्टी के चुने हैं तो समाजवादी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो निष्पक्ष, पारदर्शी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। ना तो कभी हिंसा का सहारा लिया है और न ही भविष्य में हिंसा का सहारा लेने की कोई वो है। उधर बसपा भी हमला करने में पीछे नहीं। पार्टी ने बीडीसी प्रमुख के चुनाव को लेकर भाजपा के साथ ही सपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष व अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता व धन बल का घोर दुरुपयोग व हिंसा आदि जो हो रही है वो सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा कराता है। इसीलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया। अब यूपी विधानसभा का चुनाव निकट है, तब भाजपा सरकार के विरुद्ध सपा जो जुबानी विरोध व आक्रामकता दिखा रही है वो घोर छलावा व अविश्वसनीय है, क्योंकि इन्हीं सब सत्ता के दुरुपयोग व हर कीमत पर चुनाव जीतने आदि के लिए सपा का पूरा शासनकाल काफी चर्चाओं में रहा। जनता कुछ भी नहीं भूली। साथ ही बात बात पर हल्ला बोल के तेवर वाली सपा यहाँ के गरीबों, किसानों व बेरोजगारों आदि के अधिकारों तथा दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज के ऊपर यहाँ लगातार हो रहे अन्याय, अत्याचार व हिंसा आदि पर अभी तक निष्क्रिय क्यों रही है, ये भी सोचने की बात है। साफ है, बसपा ने भले ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव से मैदान में दूरी बना रखी हो, लेकिन उसकी नजर पल पल की हलचल पर है और रह रहकर चुभते हुए तंज करने में देरी नहीं कर रही। इसी से इस चुनाव की अहमियत को समझा जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। देखिए, ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई के बाद अब बात पॉपुलेशन वाली पॉलिटिक्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस के दिन सूबे के मुखिया नई जनसंख्या नीति लाने वाले हैं, जिसे राजनीतिक दल पॉपुलेशन पॉलिटिक्स के चश्मे से देख रहे हैं। तो वहीं योगी बढ़ती जनसंख्या को विकास में रुकावट के लिए खेद बता रहे हैं। तो वहीं इन सब के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में यूपी में कुछ बड़ा होने के कयास लगना शुरू हो गए। क्या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट होने वाला है? क्या जनसंख्या के बोझ से फूलने लगा है यूपी का दम? क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का चौथा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पहला राज्य है। अगर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड की आबादी को मिला दिया जाए तो भी यूपी की आबादी इन तीनों देशों से कहीं ज्यादा है। लेकिन यूपी की ये आबादी जहां उसकी ताकत है, वहीं उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा
क्योंकि अब यूपी का अपनी आबादी के शोर से दम घुटने लगा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। ये ऐसा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या अगर मिलाई जाए तो कई देशों के बराबर होगी, लेकिन ये जनसंख्या प्रदेश के विकास में आड़े ना आए, यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक की तैयार कर ली है। इसका प्रस्तुतिकरण भी मुख्यमंत्री के सामने हो चुका है और जल्द ही इस जनसंख्या नीति को जारी किया जाएगा। इस नीति के तहत लोगों को ये भी बताया जाएगा कि छोटा परिवार खुशहाल परिवार, तो वहीं दूसरी ओर नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए, इसके लिए भी काम किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक अभी यूपी की आबादी तकरीबन 23 करोड़ के पास है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी 19 करोड़ 98 लाख 12,341 थी, यानी कि 20 करोड़ के करीब, जो कि देश की कुल आबादी का 16.5% थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे यूपी पर जनसंख्या विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। अब यूपी को इसी खतरे से निकालने के लिए सूबे के मुखिया विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाले हैं। गुरुवार को सीएम योगी के सामने इसका प्रेजेंटेशन हुआ। खुद सीएम योगी बढ़ती आबादी के लिए गरीबी और अशिक्षा को जिम्मेदार मानते हैं। यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। लेकिन अब योगी सरकार जो नई जनसंख्या नीति ला रही, जो 2021 से लेकर 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी। जन्म दर को 2030 तक 2% से नीचे लाने का लक्ष्य होगा। वहीं इन तमाम प्रयासों के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी एक बड़ा हथियार बनाया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या को काबू करने के लिए कानूनी उपायों का विकल्प भी तलाशा जा रहा। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा। इसमें सरकारी योजनाओं, नौकरियों और अन्य सुविधाओं को भी जनसंख्या से लिंक करने की तैयारी है। मतलब सरकार हम दो हमारे दो वाली नीति से यूपी को जनसंख्या के बोझ से बचाने की तैयारी में है। खुद सीएम योगी भी मानते हैं कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो क्या मान लिया जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले दिन यूपी को जनसंख्या के बोझ से बचाने के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन यह ऐलान यूपी के भाग्य के लिए कितना कारगर होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भोजपुरी फिल्मों की अश्लीलता पर सर्जिकल स्ट्राइक की। योगी सरकार इसको लेकर सख्त है। फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्म के गाने मनोरंजन का जरिया होते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में गानों को अश्लीलता का ठिकाना बना दिया गया। बहुत लंबे समय से भोजपुरी फिल्मों और गानों को लेकर विवाद उठ रहा है। इस बार यूपी सरकार ने भोजपुरी इंडस्ट्री की फूहड़ता पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अब उन फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो फिल्म और गाने की आड़ में अश्लीलता परोसेंगे। भोजपुरी गानों की गंदगी पर योगी सरकार का स्वच्छता अभियान। अश्लीलता फैलाने वालों का हुक्का पानी बंद। चुभने वाले गानों पर योगी सरकार का चाबुक। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता हद पार करती जा रही है। गानों की आड़ में अश्लीलता को लेकर कई बार आवाज उठ चुकी है, लेकिन अब फुहड़ता पर सरकारी चाबुक चलना भी शुरू हो गया है। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि उन निर्माता निर्देशकों को सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो फिल्म और गानों में गंदगी परोसते हैं। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। ये मनोरंजन के नाम पे एक तरह से हमारी सभ्यता को, संस्कार को नष्ट किया जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है,
इस विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं, तो आप उनको सरकारी सहायता रोक दें। सरकार के सामने एक परेशानी ये भी है कि अश्लील गानों और फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशक सेंसर बोर्ड से ग्रीन सिग्नल का हवाला देते हैं, लेकिन अब यूपी में भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो सकता है जो सेंसर होने के बाद अपने स्तर पर गानों और फिल्मों की जांच करेगी। फिल्मों में अश्लीलता मिली तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। कमेटी बना ले जो सेंसर के बाद भी हम उसको यहाँ पे देखेंगे अलग से, क्योंकि हम उसे अनुदान दे रहे हैं, इसलिए हमारा ये अधिकार है कि हम उसे अलग से देख पाएं। जिस जनता की पसंद का हवाला देकर ऐसे गानों को परोसा जाता है, असल में वही जनता ऐसे गानों से परेशान है। पिछले दिनों भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव के एक विवादित गीत पर बवाल हुआ था। इसके बाद पूरे भोजपुरी समाज में ये बहस तेज हो गई कि अश्लीलता की हद क्या है। इस विवाद ने जातिवादी रंग भी लिया, खूब खेमेबंदी हुई। इन सब के बीच खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव से मिले तो खुद सपा अध्यक्ष ने इनसे मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। चुनाव से ठीक पहले अब अश्लीलता के खिलाफ योगी सरकार के महाअभियान को गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भविष्य के लिए सीख बताया है। बहुत बड़ी एक सीख होगी, एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था। हम लोगों को शर्म आती थी, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है। रवि किशन कहते हैं कि पिछले 5-6 साल में ही मार्केट में गंदगी आई है, लेकिन सच ये भी है कि उनके वक्त में भी ऐसी ही अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों और गानों में होती थी, जिसका हिस्सा वो खुद भी रह चुके हैं। हालांकि सांसद बनने के बाद उन्होंने इस पर खेद जताया, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर कब ऐसे फूहड़ और अश्लील गानों को जड़ से खत्म किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। योगी की मेडिकल क्रांति की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य का ऐसा कवच तैयार कर रहे हैं जिससे यूपी देश का सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन गया है। 15 जुलाई को यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है, जिससे यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी। कोरोना की तीसरी लहर पर होगा प्रचंड प्रहार। यूपी है हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। 48 मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा लेयर, हर परिवार की होगी पूरी केयर। कोरोना काल में पूरे देश ने चिकित्सा व्यवस्था की दुर्दशा देखी, वेंटिलेटर पर हांफते सिस्टम को देखा। लोग आज भी वो तस्वीरें नहीं भूल पाते हैं जब कोरोना से लोगों ने अस्पताल में बेड की कमी के चलते अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। लेकिन यूपी ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया जिसमें हर जिले में मरीजों को पूरा इलाज मिलेगा, क्योंकि यूपी देश का ऐसा राज्य बनने जा रहा जहां सबसे ज्यादा 48 मेडिकल कॉलेज होंगे। यूपी देश के इतिहास का पूरा भूगोल बदलने जा रहा, क्योंकि जो अब तक किसी राज्य में नहीं हुआ वो यूपी में होने जा रहा। यूपी में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को इन 9 मेडिकल कॉलेज को जनता को समर्पित करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ये राहत देने वाली खबर है। इन 9 जिलों की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के बाद लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिन 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने वाला है उनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर शामिल है। गौरतलब है कि 2017 में जब सीएम योगी ने सूबे की कमान अपने हाथों में ली तब राज्य में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन सत्ता संभालते ही योगी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य तय किया। हालांकि बिल्डिंग बनाने, जरूरी मशीन खरीदने, डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अरबों रुपए की जरूरत थी, लेकिन योगी ने इसका तोड़ निकालते हुए कुछ जगहों पर जिला अस्पतालों को ही अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाना तय किया।
और ये इसी का नतीजा है कि यूपी 48 मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बनने जा रहा। यूपी एक ऐसा प्रदेश होगा जिसके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। प्रदेश सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना पर काम कर रही है। अब तक 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। 9 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की योजना है। वहीं बाकी बचे 16 मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सरकार की योजना है कि किसी को भी इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत ना पड़े और अपने ही जिले में बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। वहीं प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम तेज गति से चल रहा। इसमें अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला अस्पताल को ही बेहतर कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज के साथ साथ कानपुर और आगरा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए गए हैं। एक तरह से सीएम योगी प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं में आत्मनिर्भर बना रहे। अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि चुनाव भले ही जिस मुद्दे पर हो, पर इस तरह की रिपोर्ट कार्ड से भोकाल तो टाइट होता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।